नमस्कार, बहुत स्वागत है द ग्राम टुडे परिवार में आप सभी दर्शकों का, साहित्य प्रेमियों का। आज पुनः हम हाजिर हैं आपके साथ साहित्य पथ की इस यात्रा में, आप सभी दर्शकों के हृदय से अभिवादन करते हुए। आज की साहित्यिक यात्रा कुछ अटक रही थी, कुछ भटक रही थी और इसीलिए काफ़ी देर से शुरू होने के लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। चूँकि हमारे साथी पथिक हमारे साथ जुड़ने के पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क है अपने मनमौजी तरीके से आता है, मनमौजी तरीके से जाता है, तो इसमें किसी का वश नहीं चल पाता है। तो हमारे साथ हमारी एक मात्र अभी कवयित्री जुड़ी हुई है, जयंती जी, जो रूही के नाम से अपना लेखन संपादित करती हैं। बहुत स्वागत है आदरणीय जयंती खमारी रूही जी का। आप रायगढ़ छत्तीसगढ़ से यहाँ पर हाजिर हैं और एक शिक्षिका के रूप में हमारे साथ इस शिक्षिका के रूप में आप कार्यरत हैं, लेकिन हमारे साथ आज एक कवयित्री के रूप में आप इस साहित्य पथ की यात्रा को पूर्ण करेंगे। बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ रूही जी। चूँकि अभी हमारे अन्य साथी जुड़ने के लिए प्रयासरत हैं, तब तक आपकी कविताओं और आपके शब्दों को, आपके रूहानी शब्दों को हम सुनेंगे और आपसे जानेंगे आपकी इस यात्रा को, साहित्यिक यात्रा को। चूँकि आप एक पेशे से शिक्षिका हैं और अपने कलम की धार के साथ साथ ज्ञानवान भी हैं, तो निश्चित रूप से आप एक सामाजिक कार्य में योगदान कर रही हैं, बच्चों को शिक्षाएं दे रही हैं अपने शिक्षक व्यक्तित्व के माध्यम से। तो आप बहुत ही नेक काम करते हुए साहित्य में रुचि रखती हैं, ये बहुत अच्छा संयोग जिसे कहना चाहिए। आपको बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी। आएँ और अपने छोटे से परिचय के साथ कि क्या है आपके इस रूही के पीछे का राज और क्यों आप रूही के नाम से लिखती थी, अपना परिचय देते हुए अपनी बात रखिए। बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार भारती जी, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं हृदय तल से आपको नमन करती हूँ और साथ ही अंजना दीदी को और रीमा दीदी को सादर नमन करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया अपने साथ जोड़ने का और इस काव्य पाठ में और साहित्य पठ के एक साथी की तरह चलने का। तो ज्यादा तो नहीं, मैं पिछले 1 साल से ही मैं साहित्य क्षेत्र में लोगों के साथ जुड़ना शुरू कर रही हूँ। उससे पहले मैं लिखती थी, लेकिन छुप के लिखती थी। छुप के मतलब मैं लोगों के सम्मुख अपना परिचय ज़ाहिर होने नहीं देती थी कि मैं ही हूँ, रूही नाम से लिख रही हूँ। कारण ये था कि मेरे यहाँ मेरा लिखना लोगों के सम्मुख कविताओं को गाने का ये कहा जाता है कि हमारे घर की बहू बेटियाँ बाहर गाना बजाना नहीं करती। तो कुछ इस कारण से मुझे थोड़ा-सा झिझक महसूस होता था कि मैं लोगों के सामने अपनी इस जो शैली है लिखने का, साहित्य के क्षेत्र में जो लगाव है मेरा, उसको ज़ाहिर ना करने का। तो एक बार ऐसा घटना हुआ कि मेरे 2 अकाउंट चल रहे थे। एक रियल जयंती के नाम से, ताकि उसमें मैं अपने नवाचार जो भी शिक्षा के क्षेत्र में करती हूँ काम, वो लोगों के सामने ज़ाहिर कर सकूँ, और रूही के नाम से साहित्य के क्षेत्र में। तो हमारे जो एक बहुत ही आदरणीय संपादक है नवीन कदम न्यूज़पेपर के, वो उनसे मुलाकात हुआ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप रूही के नाम से ही क्यों लिखते हैं? क्यों अपना ओरिजिनल नाम आप ज़ाहिर नहीं होने देते? तो मैंने बस उन्हें यही बताया कि सर ऐसा है कि मुझे मेरे परिवार वाले नहीं चाहते कि मैं साहित्य के क्षेत्र में अपना जो असली ओरिजिनल आईडी है उसको मैं व्यक्त करूँ, इसलिए मैं छुप के लिखती हूँ। तो उन्होंने कहा एक बार आप प्रयास करिए, प्रयास करने के बाद आप यहाँ साहित्य के क्षेत्र में जुड़िए, उसके बाद जब उसका असली महत्व घर वालों को मालूम पड़ेगा तो वो कभी रोकेंगे नहीं आपको। तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, एक बार कोशिश ज़रूर करिए। तो मैंने उनके कहने पर 1 साल पहले अपना रियल नाम ऐड करना शुरू किया फेसबुक अकाउंट पे। उसके बाद जब धीरे-धीरे घर वालों को मालूम पड़ा, तो उन्होंने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया और आज मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हूँ अपनी रचनाओं के साथ। धन्यवाद।
जी, बहुत स्वागत है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा रुचिकर है आपके बारे में ये जानना। तो कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर हम अपने कर्तव्यों के पीछे अपने व्यक्तित्व को छिपा देते हैं। लेकिन वो बात है ना कि खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से, तो वो कुछ उस तरह का ही सफ़र शायद आपका रहा कि बनावटी जो आचरण है या बनावटी व्यक्तित्व है वो ज़्यादा दिन कैसे कभी ना कभी तो जो असल महक है वो आएगी ही। और आपने ये जो हिम्मत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि एक साहित्यकार जो छिप रहा था कहीं ना कहीं बादलों की ओट में, वो सूरज के आ जाने से, उसके चमक के आ जाने से, उसके ओज से आ जाने से वो बाहर दिख पाया। तो धन्यवाद उन संपादक महोदय को जिन्होंने एक साहित्यकारा को पर्दे के पीछे से निकाला और सामने लाए। तो बहुत स्वागत है आपकी इस कहानी से। मुझे लगता है दर्शकों में जो भी सुन रहे होंगे उन्हें निश्चित रूप से प्रेरणा मिली होगी कि हम यदि खुद कुछ कर सकते हैं तो हमारा दायित्व वहीं ख़त्म नहीं होता है, हमें अपने साथ अपने समाज में उन सभी को आगे बढ़ाना होता है। क्योंकि ये पे बैक टू सोसाइटी का जो नियम है कि हम जो लेते हैं उससे अपने समाज के प्रति हमें ज़िम्मेदार होकर कुछ देना भी चाहिए। तो नवीन कदम जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने स्वयं संपादन और साहित्य से जुड़कर एक साहित्यकार जो छिपा हुआ था उससे बाहर लाए। ये उनका बहुत बहुत अच्छा कदम था जिसे हम धन्यवाद कहना चाहेंगे और बहुत शुभकामनाएं आपको। आप यूं ही लिखती रहें। चलिए सुनते हैं आपके रूहानी शब्दों को। बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बस मैंने अपना जो शुरुआत में लिखा था शांति, है ना? क्योंकि मैं वो सुकून की तलाश में थी, तो मैंने बस उस सुकून को लिखने का प्रयास किया था अपने छोटे-छोटे शब्दों में, क्योंकि मैं उतनी बड़ी साहित्यकार तो हूँ नहीं, फिर भी मैंने कोशिश किया था। अभी उस शांति को, फिर अभी कोरोना की जो शांति थी, उन दोनों को जोड़ते हुए मैंने लिखने का प्रयास किया है। तो सुनिएगा। शांति। इंसान दुनिया में आता है शांति की तलाश में। इंसान दुनिया में आता है शांति की तलाश में। शांति उसे मिलती कहाँ है? शांति उसे मिलती कहाँ है? मन के एक कोने में दबी कुचली सहमी सी चकाचौंध भरी दुनिया में भूल जाता है अपना अस्तित्व। नश्वर शरीर सब कुछ रह जाता है। नश्वर शरीर ही सब कुछ रह जाता है। शांति से उसका कोई वास्ता नहीं। जन्म लेने पश्चात आत्मा को मारकर, जन्म लेने पश्चात आत्मा को मारकर बस माया के पीछे दौड़ता है। पर आजकल अजीब सी शांति पसरी हुई है। गुमनाम सी, डरी सहमी सी नहीं, सीना तान खड़ी है। अपनी अपेक्षाओं का मानव की संवेदनहीनता में मौत का तांडव करती हुई अपने बदले स्वरूप से परिचय करा रही है। हाँ, यह भी एक शांति है, वह भी एक शांति है, किंतु दोनों शांति में जमीन आसमान का अंतर है। किंतु दोनों शांति में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये जो समसामयिक स्थिति है इसे आपने किस तरह से जोड़ा है, ये बहुत ही अलग तरीके से जैसे जोड़ा है कि हाँ शांति है लेकिन बड़ी तंज के खड़ी हुई है। और इसे मम्मा हम दोनों नीचे। माफ़ी चाहूँगी, कभी कभी शांति चाहते हैं पर अशांति हो जाती है। और ऐसे ही बीच में ऐसे दूत आ जाते हैं जिनको हम भेज नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन शांति का जो सही अर्थ निकाला है, कभी कभी मन को सुकून के लिए हमें शांति चाहिए होती है, कभी कभी तन के सुकून के लिए शांति चाहिए होती है, लेकिन कभी कभी इसी का ही एक उलट असर होता है, उलट प्रभाव होता है जब शांति भयावह लगती है। किसी के चले जाने से, किसी गम के आ जाने से,
कुछ खो जाने से, कुछ बिछड़ जाने से। और ये कुछ विडंबना थी कि शांत था, प्रकृति अच्छी अच्छे एक आवरण के साथ निखर रही थी, लेकिन जो सामाजिक स्थिति थी वो पूरी तरह से बिखर रही थी। तो बहुत खूबसूरत आपने लिखा, बहुत अच्छी लगी मुझे ये शांति का जो दूसरा रूप था, बहुत अच्छा लिखा। पर माफ़ी चाहूँगी चूँकि मैं यहाँ पर एक संचालक के रूप में हूँ, और जाने क्यों मुझे ये श और स का जो फ़र्क है वो बहुत ही अखरता है। तो इस मेरी बात को अन्यथा ना लेते हुए, जो आपके शांति और शांति का जो शब्द है, वो क्या ये आंचलिक प्रभाव है? तो मैं मान सकती हूँ, लेकिन अगर ये त्रुटिगत है तो मेरा विशेष आपसे आग्रह है, इसे शाब्दिक वैसा ही कहें तो ये और भी खूबसूरत लगेगी। बस यही कहना चाहूँगी, इसे मेरी बात को अन्यथा ना लीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर हम हिंदी को उस तरह से कहते हैं तो उसका आनंद दुगना हो जाता है। चलिए, खैर आप एक और अपनी कविता रखिए, इसके बाद हम इंतज़ार करते हैं हमारे और भी यदि अतिथि जुड़ते हैं। अन्यथा आज का कार्यक्रम आप और मेरे मध्य ही चलना है, तो ये भी हमें स्वीकार्य है। बहुत स्वागत करती हूँ इस बीच में अपने दर्शकों का भी। आपकी बहुत अच्छी टिप्पणियाँ आ रही हैं और बराबर रूही जी तक वो पहुँचाने का मैं प्रयास करूँगी। तो एक और कविता सुनते हैं रूही जी से। स्वागत है जी, धन्यवाद। क्योंकि ये शुरुआती दौर है तो शायद कुछ मिस्टेक्स हो रही होंगी हिंदी में, और क्योंकि छत्तीसगढ़ी का प्रभाव पड़ता है यहाँ, छत्तीसगढ़ी जी, मैं समझ रही थी। जी, वही, इसीलिए मैंने बहुत अपने आप को बहुत माफ़ी मांगते हुए मैं आपसे कह रही हूँ कि दरअसल ये आंचलिक प्रभाव भी रहता है, जिसमें हमारा, क्योंकि बचपन जहाँ गुजरा है वही बात है, बस धीरे धीरे हम कर सकते हैं। तो वही आपसे विनती है, बाकी त्रुटि इसे नहीं कहेंगे, ये आपका स्वभाव है, स्वाभाविक बात है, लहर है जिसे हम रोक नहीं सकते। बस इसकी ओर हम ध्यान इंगित करना चाहते हैं। बाकी आप बहुत अच्छा लिखती हैं और बहुत गूढ़ विषयों को आपने लिया है, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। जी, जारी रखें। तो बस अब मैं अपने भारतीय मतलब भारत देश पर मैं छोटे सा पंचमाक्षर छंद में लिखने का प्रयास किया है, क्योंकि उतना डिटेल आगे के कवियों की तरह डिटेल समझा नहीं सकती, तो बस मैं अपने कविता के माध्यम से समझाना चाहती हूँ। तो बस उस भाव को समझने का प्रयास करिएगा। शायद मैं आपके हृदय तक पहुँच पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो सुनिएगा। सदा रहे जना यहाँ सुखी मना सदा कहे, सदा रहे जना यहाँ सुखी मना सदा कहे, अखंड भारती कहे अखंडता बनी रहे, सनातनी प्रबुद्ध हो सुहासिनी सदा बहे, अनंत ज्ञान लालो सुशील भारती महे, बढ़े चले सुमार्ग पे सदा कहे जहान को, बढ़े चले सुमार्ग पे सदा कहे जहान को, अभी नहीं कभी नहीं जना चले सुमार्ग को, उमंग धार ले सदा, उमंग धार ले सदा, जहान मान ज्ञान दे, अजय भारती कहे कुमार वीर प्राण दे, अजय भारती कहे कुमार वीर प्राण दे, सुभाष स्वाभिमान ले अजय शेर शाह हो। स्वतंत्रता से अभी तक जो हमारा कारगिल युद्ध हुआ था, मैंने उसको भी यहाँ जिक्र करने का प्रयास किया है। सुभाष स्वाभिमान ले अजय शेर शाह हो, बढ़ो सदा पराक्रमी अखंड भारतीय हो, उखाड़ फेंक ना जहाँ करे विरोध सभ्यता, उखाड़ फेंक ना जहाँ करे विरोध सभ्यता, दिखा नया जहान को स्वरूप लाल सख्यता, विचार हो जगा हुआ तभी मिले समृद्धि है, विचार हो जगा हुआ तभी मिले समृद्धि है, कहे भारती सदा परार्थ रिद्धि सिद्धि है,
प्रभात में नवीनता प्रयास बार बार है, बढ़े चलो कहे सदा सुजान है, बढ़े चलो कहे सदा सुजान है। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या उत्तम शब्दों के साथ आपने इस भारत भूमि को दर्शाया है, बहुत खूबसूरत। और जो मंगल कामना इसमें की है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत आप अच्छा लिखती हैं, और उस पर जो स्वर है वो बहुत ही लाजवाब है। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करना चाहूँगी रूही जी, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत लिखती हैं। और अब मुझे बार बार याद आ रहा है कि जो संपादक महोदय ने जो काम किया है वो कितना बड़ा काम था। यदि हम रूही को छुपाए रखते तो वो एकदम, रूही कहते हैं आत्मा को, आत्मा नश्वर होती है, वो दिखती नहीं है। तो वैसा ही कुछ काम थे कि आपके शब्द अमर थे, लेकिन आप दिख नहीं रही थी। तो बहुत बहुत साधुवाद उन्हें कि उन्होंने इतनी उत्कृष्ट शब्दावली से भरी इस कवियत्री को सामने, साहित्य के सामने लेकर आए। बहुत अच्छा आप लिखती हैं आदरणीय, बहुत खूबसूरत आप बोलती हैं, और बहुत अच्छा आप गा रही हैं। बहुत बहुत आपके आत्मविश्वास को मैं प्रणाम करती हूँ, बहुत खूबसूरत आप गाती हैं। चलिए, आपकी इस मंगल कामना को ही 4 पंक्तियों से मैं आगे बढ़ा देती हूँ कि माँ का हृदय वीर की दृढ़ता, माँ का हृदय वीर की दृढ़ता, मलय पवन की मधुरता, ज्वलंत आर्य वेद की पावन शक्ति और मोहकता, ये वैभव अन्य और जो, ये वैभव सब अन्य और जो जन के स्वप्न बने हों, तुम्हें सहज ही आज प्राप्य हो, भारत के भावी पुत्रों की गूंजे तुम में वाणी, मित्र सेविका बनो और तुम मंगलमय कल्याणी। बहुत खूबसूरत आप लिख रही हैं, बहुत खूबसूरत आप कहती हैं, और इन उत्कृष्ट शब्दावली को बनाए रखें, और एक और कविता यहाँ रखें। आपको और सुनने का मन आतुर हो रहा है, इसलिए अपनी कविता रखें। मुझे लगता है आज का ये कार्यक्रम एकल काव्य पाठ बन रहा है, लेकिन बहुत खूबसूरत बन रहा है, तो आप जारी रखें। स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से ही ये संभव हो पा रहा है। बस मैं छोटा छोटा कविताएं लिखने का प्रयास करती हूँ, ज्यादा तो नहीं। आप सबसे सीखने का मौका मिलेगा, ये मेरे सौभाग्य की बात है। अब मैं, क्योंकि मैं शिक्षिका हूँ, तो बच्चों को कभी-कभी वीर रस से सरोबार करने का मौका मिलता है, उनको बताने का मौका मिलता है, तो अधिकतर मेरी रचनाएँ उसी प्रकार की होती हैं। तो मैंने वीर शिवाजी के लिए एक रचना लिखने का प्रयास किया था, और बच्चों के लिए ही लिखा था मैंने, तो ये आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। और ये 60 छंद में लिखने का प्रयास किया था। शायद मेरी गीयता उतनी अच्छी ना हो पाए, तो सुनिएगा ज़रूर, भाव पे जाइएगा। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा गाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दो राय नहीं है, इसलिए आप बेझिझक बहुत खूबसूरती से गाती हैं, इसलिए आप जारी रखें। धन्य हुई यह धरती मेरी वीर शिवाजी पाके, धन्य हुई यह धरती मेरी वीर शिवाजी पाके, राजाओं के राजा थे जो छत्रपति कहलाते, धन्य हुई यह धरती मेरी वीर शिवाजी पाके, राजाओं के राजा हैं जो वह अधिपति कहलाते, संभाजी के संग शिवाजी विजयी बन लहराते, संभाजी के संग शिवाजी विजयी बन लहराते, रण कौशल को देख देख कर मन ही मन मुस्काते, वसुंधरा की लाज बचाने शत्रु घातक बन जाते, वसुंधरा की लाज बचाने शत्रु घातक बन जाते, राजाओं के राजा हैं जो वह अधिपति कहलाते, राजाओं के राजा हैं जो वह छत्रपति कहलाते, जन जन के दिल में बसते हैं डर से विजय दिलाते, जन जन के दिल में बसते हैं डर से विजय दिलाते, राजधर्म के पथ पर चलकर मार्ग नया बनाते, वीर शिवाजी की गाथाएं घर घर यहाँ सुनाते, वीर शिवाजी की गाथाएं घर घर यहाँ सुनाते, राजाओं के राजा हैं जो
वह अधिपति कहलाते। राजाओं के राजा हैं जो, वह छत्रपति कहलाते। धन्य हुई यह धरती मेरी वीर शिवाजी पाके। धन्य हुई यह धरती मेरी वीर शिवाजी पाके। राजाओं के राजा हैं जो, वह अधिपति कहलाते। राजाओं के राजा हैं जो, वह अधिपति कहलाते। धन्यवाद। सादर नमन। बहुत खूबसूरत छत्रपति शिवाजी महाराज को आपने राजाओं के राजा की जो स्तुति गान किया वो बहुत ही खूबसूरत था और उतने ही प्रभावी ढंग से आपने उसे पेश भी किया। आपका वाचन बहुत ही खूबसूरत था। चलिए बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको जयंती जी। बहुत खूबसूरत आप लिखती हैं और बहुत उत्कृष्ट शब्दावली आपकी है और इसे बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हमारे पथिक के रूप में हमारे कविवर भी जुड़ चुके हैं, नीरज श्रीवास्तव जी। आदरणीय, बहुत स्वागत है आपका। उनका कुछ नेटवर्क की समस्या चल रही थी तो शायद वो जुड़ तो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ संभावना है कि नीरज जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, शायद उनकी अभी भी पा रहा हूँ, तो देख भी पा रहा हूँ। जी, देख जी, भी पा रहा हूँ इनफैक्ट। जी जी, बहुत स्वागत है नीरज जी का। क्योंकि बहुत देर से हम कोशिश में थे, आप कोशिश में थे कि हम जुड़ें और इस कार्यक्रम में बने, तो ये हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो आप आए तो बाहर आई, बहुत स्वागत है। चलिए साथियों, इससे पहले कि नीरज जी का नेटवर्क फिर से गड़बड़ आ जाए, मैं छोटा सा परिचय रखना चाहूँगी, बाकी उनके बारे में स्वयं हम उनके मुख से जानेंगे। नीरज जी पेशे से एक हिंदी और छत्तीसगढ़ी निर्देशक हैं, लेखक हैं, शायर हैं, कवि हैं और बहुत खूबसूरत कार्य कर रहे हैं। इन्होंने दरअसल पहली फिल्म असली कलाकार छत्तीसगढ़ के उसमें बनाई थी परिप्रेक्ष्य में, और ये 13 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हो चुकी है। और भी कई फिल्में इनकी आ चुकी हैं, जेब, जूते और शिपू, जो कि बनकर तैयार हैं और फिल्म फेस्टिवल में अपनी मौजूदगी दर्ज किनारे में सफल भी रही हैं। और कविताओं का संग्रह नवदीप काव्य संग्रह सरस्वती प्रकाशन द्वारा आपने प्रकाशित करवाया है और तेज़ पब्लिकेशन के फट्टे पे रफ्फू प्रकाशित हो रही है। आप मध्य प्रदेश जब विभाजित था तो वहाँ के मंडला ज़िले में आप जन्मे और आपका इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में आपकी शिक्षा दीक्षा रही। इसके बाद आप संगीतकार के रूप में बॉलीवुड में काम कर रहे हैं और निर्देशन, लेखन और रंगमंच से जुड़ी सभी बारीकियों को आपकी मानना है कि आपकी कोशिशें चल रही हैं, लेकिन कोशिश दरअसल पूत के लक्षण पालने में ही दिख जाते हैं। तो जब इतना उत्कृष्ट परिचय हम पढ़ रहे हैं, आपके बारे में जान रहे हैं, तो निसंदेह आपकी कोशिश आपके मन में हो सकती है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं आप बेहद ही अच्छे कलाकार हैं, बेहद ही रचनाकार हैं। तो आइए सुनते हैं। बहुत स्वागत के साथ पुनः अभिनंदन करती हूँ नीरज श्रीवास्तव जी का। स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, मंच आसीन। वैसे मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, आपके अभी वीडियो में कुछ हलचल नहीं हो रही है, कुछ नेटवर्क मुझे लगता है वीक है, लेकिन बाकायदा हम आपको सुन पा रहे हैं, तो आप अपनी बात जारी रखें। स्वागत है। आ रहा है एक्चुअली। कुछ नेटवर्क की कमी लग रही है आदरणीय। यदि संभव हो तो आप मुझे नहीं पता कि मुझे किसी के मोबाइल फीडबैक कहना चाहूँ
चाहूंगा कि बेखौफ इरादा चल रहा है। संभवतया नेटवर्क कुछ कमज़ोर है और नेटवर्क यदि ठीक नहीं रहता है तो आवाज़ में दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा इस कमी को कैसे हम पूरा करें। एक 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि आगे बढ़ो ओ आत्मन अपने नक्षत्र जड़ित पथ पर, हे परम आनंदपूर्ण बढ़ो जहाँ मुक्त विचार है, जहाँ काल और देश से दृष्टि धूमिल नहीं होती और जहाँ निरंतर शांति और वरदान है तुम्हारे लिए, जहाँ तुम्हारी सेवा बलिदान को पूर्णत्व देगी, जहाँ श्रेयस प्यार से भरे हृदयों में तुम्हारे निवास होगा, मधुर स्मृतियाँ देश और काल की दूरियाँ खत्म कर देंगी, बलिवेदी के गुलाबों के समान तुम्हारे पश्चात विश्व को आपूरित करेगी। अब तुम बंधन मुक्त हो, तुम्हारी खोज परमानंद तक पहुँच गई। अब तुम उसमें लीन हो जाओ जो मरण और जीवन बनकर आता है। हे परोपकारत, हे निस्वार्थ प्राण, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इस संघर्षरत विश्व को अब भी तुम सप्रेम सहायता करो। तो ये एक शांति का संदेश था नीरज जी की। मैं चाहती हूँ, क्योंकि उनकी आवाज़ से ही लग रहा था कि कितना उनका अनुभव होगा, और हम उनकी जो 4 शब्दों की आवाज़ से ही इतनी प्रभावी आवाज़ है, जिसे सुनकर हम चाह रहे हैं कि ईश्वर आज उनके नेटवर्क में जान डाल दो, कल उनका नेटवर्क रहने दीजिएगा। आज कैसे भी करके वो जुड़ जाए, क्योंकि हम सच में उन्हें सुनना चाहेंगे। नीरज जी, यदि आप हमें सुन रहे हैं तो किसी भी मोबाइल के नेटवर्क को आज के लिए आप ले लीजिए, और साथ ही कोई हो तो नेटवर्क का प्रयास करें, क्योंकि निश्चित रूप से हम आपको सुनना चाहेंगे। ये खालीपन जो है वो अखर रहा है। चलिए, इस बीच में मैं एक बार चाहती हूँ कि रूही जी आप अपनी एक और प्यारी सी कविता यहाँ रखें। बहुत स्वागत है। जब तक यदि नीरज जी जुड़ते हैं तो फिर हम उन्हें बेशक आमंत्रित करते हैं। बिल्कुल, उनको सुनने का हमारा भी मन है, क्योंकि उनका दमदार आवाज, व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली कि देख के ही लगता है कि हाँ, उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए, मैं अपनी एक छोटी सी रचना जो मैंने उन किन्नरों पे लिखने का प्रयास किया था जिनको मैंने ट्रेन पे देखा था, क्योंकि मैं हमेशा ट्रेन से पहले आवागमन करती थी स्कूल के लिए। तो मैंने देखा था उनको ट्रेनों में इधर-उधर भटकते, तो उनमें से 1-2 के साथ थोड़ी अच्छी मित्रता हो गई थी हमारी। उनसे बातें करने पर उनका जो दर्द था उसको अनुभव करने का प्रयास किया था, और फिर मैंने उसको शब्दों में उकेरने का प्रयास किया है। तो सुनिएगा। हाँ, मैं समाज की कटी पतंग हूँ, बाहर से पुरुष, अंदर से नारी हूँ। अस्तित्व के फेर में उलझ जाती हूँ। हाँ, मैं समाज की कटी पतंग हूँ। नर और मादा में ना गिनती मेरी, नर और मादा में न गिनती मेरी, तीसरा वर्ग कहलाती हूँ। समाज के तीक्ष्ण नजरों की मारी हूँ। हाँ, मैं समाज की कटी पतंग हूँ। ना संविधान में उल्लेख मेरा, हर अधिकार से वंचित हो जाती हूँ। अस्तित्व की लड़ाई में दर-दर जाती हूँ। अस्तित्व की लड़ाई में दर-दर जाती हूँ। हाँ, मैं समाज की कटी पतंग हूँ। समता समावेशन की राह में, समता समावेशन की राह में लहूलुहान हो जाती हूँ। समता समावेशन की राह में लहूलुहान हो जाती हूँ। नेह के बंधन की डोर की तलाश में अनवरत चलती जाती हूँ। नेह के बंधन की डोर की तलाश में अनवरत चलती जाती हूँ। हाँ,
मैं समाज की कटी पतंग हूँ। हाँ, मैं समाज की कटी पतंग हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा आप लिखती हैं और उन विषयों को लिखती हैं जिनकी और ये बहुत जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो ये बात ऐसे ही नहीं कही गई होगी क्योंकि जनसाधारण जो सोचते हैं उससे इतर सोचता है एक कवि, एक लेखक। उसका ध्यान, उसका उत्तरदायित्व है उस उन विषयों की ओर ध्यान आकर्षण करना जो समाज से कहीं न कहीं धूमिल कर दिए जाते हैं या हो जाते हैं, और उनके मर्म को उजागर करना जो हम देख कर भी नहीं देख पाते हैं। बहुत खूबसूरत आप लिखती हैं और आपकी आवाज़ में जो ये कशिश है ना, ये से जारी रखिएगा। मेरी एक छोटी बहन के नाते ही सही, लेकिन आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि बहुत अच्छा आप बोलती हैं, क्योंकि आप जिस तरह से कहती है ना, हाँ मैं समाज की कटी पतंग हूँ, वो मर्म उसका दिखता है। बहुत खूबसूरत आप बोलती हैं, बहुत खूबसूरत, और इसे बरकरार धन्यवाद। रखिएगा। चलिए, इस बीच में नीरज जी हमारे साथ पुनः जुड़ चुके हैं और अब मैं एक शब्द और नहीं कहना चाहूँगी, आप अपनी जारी रखें बात, क्योंकि आपकी आवाज़ से हम इतना प्रभावित हो गए थे, सिर्फ मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और हम चाह रहे थे कि आगे और सुने, लेकिन सॉरी। ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे थे कि प्लीज़ प्लीज़ आज नेटवर्क उनका आ जाए, कल ले लीजिएगा। बहुत स्वागत है पुनः सर आपका। चलिए अपनी बहुत बात जारी बहुत रखिए। बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मेरी जो आवाज़ है मुझे सुनाई दे रही है बार-बार पलट के, तो मैं अपनी चीज़ें अपने मुतालिक जैसे भी हो पा रहा है मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को जल्दी से जल्दी अपनी चीज़ों से आपसे रूबरू करा दूँ। तो एक शख्स मुसलसल चल रहा है। एक 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 शख्स मुसलसल चल रहा है, बेखौफ इरादा अटल चल रहा है। एक शख्स मुसलसल चल रहा है, बेखौफ इरादा अटल चल रहा है, करके दुनिया से किनारा मस्त मलंग। या आप यूं भी कह सकते हैं कि करके दुनिया से मोहब्बत मस्त मलंग गाता अपनी गजल चल रहा है। एक शख्स मुसलसल चल रहा है, बेखौफ इरादा अटल चल रहा है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के बीच इस मंच पर अपनी बात रख सकूँ। और जैसा मेरा परिचय है, परिचय तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। परिचय का क्या है, उस दिन एक बारी क्या होता है कि भीमसेन जोशी साहब का प्रोग्राम चल रहा होता है। अब उन्होंने बड़ा ख़्याल लिया, गाना लिया। वो उनकी जैसी शख्सियत तानसेन समारोह में वो गाना गा रहे हैं और वो दिन उनका नहीं था। और वहाँ पे उनकी एक राग पे जो राग वो गा रहे थे, वहीं पे 2 राग उनकी लग गईं और फिर उन्होंने बाद में जाके अपोलॉजी किया कि यार मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं जिस राग को गा रहा था, वहाँ पे मेरा सुर ऐसा गया कि मेरी दूसरी राग लग गई। तो कई बारी ऐसा हो जाता है और इतनी सारी महिलाएँ हैं और मैं महिलाओं पे सभी लोग कुछ ना कुछ लिखते हैं, बड़ी-बड़ी गाथाएँ लिखी गई हैं, बड़े-बड़े रचनाएँ की गई हैं। मैंने भी एक छोटी-सी महिलाओं के लिए कुछ लिखा है, गौर फरमाइएगा। मुझे लगता है कि ये बहुत आपको पसंद आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है और आपके दिल तक बात पहुँचे तो इत्तला कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। बहुत स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज मैं उठ ना सकी सवेरे। हर रोज़ की तरह आज मैं उठ ना सकी सवेरे, एक चाय की प्याली बिस्तर पे तुम्हें दे ना सकी सवेरे। हर रोज़ की तरह आज मैं उठ ना सकी सवेरे, एक चाय की प्याली बिस्तर पे तुम्हें दे ना सकी सवेरे। वैसे क्या हो जाता जो तुम एफर्ट कर लेते? वैसे क्या हो जाता जो तुम एफर्ट कर लेते? बेमन ही सही इत्ता सा कष्ट कर लेते। बेमन ही सही इत्ता सा कष्ट कर लेते, तुम ही चले जाते किचन तक, बना के चाय का मग भर लेते। अजी कौन सी आफत आ जाती अगर तुम जरा सा एडजस्ट कर लेते। शुक्रिया। तुम ही चले जाते किचन तक, बना के चाय का मग भर लेते। कौन सी आफत आ जाती अगर तुम जरा सा एडजस्ट कर लेते, तुम जरा सा एडजस्ट कर लेते। ऐसा नहीं कि मेरा सिर दर्द हो रहा था
ये बहुत प्यारी पंक्तियाँ हैं और आप सभी के दिल तक जाएँगी, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा नहीं कि मेरा सिर दर्द हो रहा था, ऐसा भी नहीं कि मेरी तबीयत नासाज़ थी। ऐसा नहीं कि मेरा सिर दर्द हो रहा था, ऐसा भी नहीं कि मेरी तबीयत नासाज़ थी। महीने की तकलीफ़ को भूले बरसों हुए हैं। महीने की तकलीफ़ को भूले बरसों हुए हैं और ना ही मैं तुमसे किसी बात पे नाराज़ थी और ना ही मैं तुमसे किसी बात पे नाराज़ थी। पंक्तियों को दोहराऊँगा महीने की तकलीफ़ को भूले बरसों हुए हैं और ना ही मैं तुमसे किसी बात पे नाराज़ थी। बासी-बासी देर तलक अलसाए हुए यूँ ही पड़े रहने का मन था, सो पड़ी रही। बासी-बासी देर तलक अलसाए हुए यूँ ही पड़े रहने का मन था, सो पड़ी रही अपनी तकिया भींचे लंबी चद्दर ताने। अपनी तकिया भींचे लंबी चद्दर ताने, सोती रही, मैं सोती रही, बस सोती रही। फ्रिज में फ्रिज में ब्रेड बटर जैम रखा था। फ्रिज में ब्रेड बटर जैम रखा था। यार जुगाड़ू ब्रेकफास्ट कर लेते, ऐसी कौन सी आफत आ जाती, तुम जरा सा एडजस्ट कर लेते। ऐसी कौन सी आफत आ जाती अगर तुम जरा सा एडजस्ट कर लेते। इसका आखिरी बंद कहने जा रहा हूँ, बहुत प्यारा बंदा निकला है। बैग टाई पर्स फाइल जूते मोजे और रुमाल। बैग टाई पर्स फाइल जूते मोजे और रुमाल, इन सब का हिसाब किताब मैं ही करूं, ऐसा क्यों? बैग टाई पर्स फाइल जूते मोजे और रुमाल, इन सब का हिसाब किताब मैं ही रखूं, ऐसा क्यों? फीस चूल्हा बिजली पानी राशन का ख्याल मैं ही रखूं, लाइन में लगकर बिल भी भरूं, ऐसा क्यों? दोहराऊंगा पंक्तियों को, बैग टाई पर्स फाइल जूते मोजे और रुमाल, इन सब इन सब का हिसाब किताब मैं ही करूं, ऐसा क्यों? फीस चूल्हा बिजली पानी राशन का ख्याल मैं ही रखूं, लाइन में लगकर बिल भी भरूं, ऐसा क्यों? सबसे पहले उठती हूं, सबके बाद ही सोती हूं। सबसे पहले उठती हूँ, सबके बाद ही सोती हूँ। किसको क्या पता कि मैं प्याज काटते हुए भी रोती हूँ। किसको क्या पता कि मैं प्याज काटते हुए भी रोती हूँ। नौकरी चाकरी वालों को मिल जाया करती हैं छुट्टियां। नौकरी चाकरी वालों को मिल जाया करती हैं छुट्टियां, मैं तो 12 महीने 24 घंटे ही निभाती हूँ कई ड्यूटियां। मैं तो 12 महीने 24 घंटे ही निभाती हूँ कई ड्यूटियां। बिना पगार वाले दो चार काम, बिना पगार वाले दो चार काम काश के तुम भी कर लेते। अजी कौन सी आफत आ जाती अगर तुम जरा सा एडजस्ट कर लेते। कौन सी आफत आ जाती तुम अगर जरा सा एडजस्ट कर लेते। माफी चाहती हूँ हर रोज की तरह आज मैं उठ ना सकी सवेरे, एक चाय की प्याली बिस्तर पे तुम्हें दे ना सकी सवेरे। निशब्द हूँ मान्यवर, क्या गजब आपने कहा है। और जो तुम एडजस्ट कर लेते, यही कशिश होती है और ये तो आज हमें बुलंद कर गई। मान लीजिएगा कि जितने भी श्रोता महिलाएं हैं यहाँ पर, आज यही बात दोहराने वाली है, तुम जो एडजस्ट कर लेते हैं। बहुत खूब आपने क्या पढ़ा है और क्या इसे लिखा है, क्या कहना चाहिए। मैं निशब्द हूँ, उलझ पड़ने में गेसू हो, उलझ पड़ने में गेसु हो, बिगड़ने में मुकद्दर हो, उलटने में जमाना हो, बदलने में हवा तुम हो। आप बहुत अरे क्या खूबसूरत हो, बात, बहुत आपकी गजब आपकी आवाज़ है और गजब का आप लिखते हैं। और मैं इंटरप्शन चाहूँगी नहीं अपना, आप इसे फिर जारी रखिए। बहुत खूबसूरत आप पढ़ रहे हैं। और अब क्या कहना चाहिए, लालच बढ़ गया है तो मैं एक और आपसे आग्रह करना चाहूँगी। बस कुछ कहने को शब्द बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आप भाव समझिए बस हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और मजे की बात मैं आपसे बताऊं कि इस
कविता को लिखने में एडजस्ट को मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने सम्मान दिया और क्योंकि बड़ी-बड़ी बातें उनके बारे में महिलाओं के विषय में की जाती है, ये बहुत बारीक-बारीक चीज़ें, महीन बारीक चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा ये हर मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले ये सवालात हैं, जो कोई खड़े नहीं करता जबकि इनको खड़े रखना चाहिए। और अक्सर मैंने अपने मम्मी-पापा भाई-बहन लोगों के बीच में परिवार में इन सब चीज़ों को बहुत करीब से देखा है, सभी लोग देखते हैं। तो ये ऐसी कविता है और यकीन मानिए इस कविता ने मुझे मंच पर बहुत आशीर्वाद दिया है और एक कविता मैं आपके बीच बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है आमीन। हालात हमारे पिछले 3 साल से बहुत अच्छे नहीं हैं और उसी उसी संदर्भ में अपनी एक कविता आप लोगों के बीच में पेश कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है आमीन। रात 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 की कारी कोख से निकलेगा सूरज देखना। रात की कारी कोख से निकलेगा सूरज देखना। दिल को पता है पत्थर दिल पिघलेगा सूरज देखना। रात की कारी कोख से निकलेगा सूरज देखना। दिल को पता है पत्थर दिल पिघलेगा सूरज देखना के माना है घोर घना अंधेरा के माना है घोर घना अंधेरा उसी के पीछे तो है सवेरा के माना है घोर घना अंधेरा उसी के पीछे तो है सवेरा फिर से महकेगी चहकेगी अपनी ये जमीन फिर से महकेगी चहकेगी अपनी ये जमीन आमीन सुम्मा आमीन आमीन सुम्मा आमीन। रात की कारी खोख से निकलेगा सूरज देखना। गली मोहल्ले गांव नगर वीरान पड़े हैं आज गली मोहल्ले गांव नगर वीरान पड़े हैं आज खुद के घरों में कैद जिस्म बेजान पड़े हैं आज। गली 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 मोहल्ले गांव नगर वीरान पड़े हैं आज खुद के घरों में कैद जिस्म बेजान पड़े हैं आज। चुप्पी साधे डरे डरे हैं चुप्पी साधे डरे डरे हैं पेड़ पौधे और परिंदे। चुप्पी साधे डरे डरे हैं पेड़ पौधे और परिंदे चल फटे हाल ही चल निकले हैं भूखे प्यासे कारिंदे मजदूर। फटे हाल ही चल निकले हैं भूखे प्यासे कारिंदे रेंग रेंगते पांव के छाले छिलकर अब नासूर हुए। रेंग रेंगते पांव के छाले छिलकर अब नासूर हुए। आंखों में पलने सपने आज चकनाचूर हुए। जख्म खाकर ही जो लड़ेगा जख्म खाकर ही जो लड़ेगा गिरने वाला ही तो उठेगा। कल को बदलेगी खुशियों में जिंदगी गमगीन आमीन सुम्मा आमीन। कल को बदलेगी खुशियों में जिंदगी गमगीन आमीन सुम्मा आमीन। इसका अंतिम बंद है ऊंची 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 इमारतों के ऊंचे गुंबद हिल गए। सबकी हालत खराब हो गई थी और सब क्या बोलूं सब उससे वाकिफ हैं। ऊंची ऊंची इमारतों के ऊंचे गुंबद हिल गए धुआं उगलने वाली चिमनियों के धम्मन सिल गए। ऊंची 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 इमारतों के ऊंचे गुंबद हिल गए धुआं उगलने वाली चिमनियों के धम्मन सिल गए। जात बिरादरी धर्म के भरम फूटे हैं गुब्बारों से। जात बिरादरी धर्म के भरम फूटे हैं गुब्बारों से। चीखम चिल्ली और चिकल्लस लापता है बाजारों से। चीखम चिल्ली और चिकल्लस लापता है बाजारों से। कुदरत की एक करवट से अब इसका एक पहलू अगला पहलू देखिएगा कि चीखम चिल्ली और चिकल्लस लापता है बाजारों से। कुदरत की एक करवट से हुआ अस्त व्यस्त संसारा।
कुदरत की एक करवट से हुआ अस्त व्यस्त संसारा, कठिन प्रश्न का हल मिलता है केवल उसके द्वारा। कठिन प्रश्न का हल मिलता है केवल उसके द्वारा। कि आओ करें आज कि आओ करें आज मिलके करें फरियाद। कि आओ करें आज मिलके फरियाद। दोबारा हो जीवन आबाद। दोबारा हो जीवन आबाद। पूरी होंगी हर दुआएं। पूरी होंगी हर दुआएं। है जी है हमको यकीन। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। रात की कारी कोख से निकलेगा सूरज। देखना दिल को पता है पत्थर दिल पिघलेगा सूरज। देखना। बहुत खूब, बहुत खूब। पत्थर दिल पिघलेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। ये मतलब क्या कहना, लाजवाब। और कोई शब्द नहीं मिल रहा है आपके लिए, क्या कहूँ। बहुत, जिसे कहते हैं ना कि असल जो कलाकार होता है, तो हैट्स ऑफ टू यू सर। बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा। बहुत आप खूबसूरत। लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत खूबसूरत। जिस जिस मेरे ख्याल से जिस विषय को आप लेते हैं ना, वो निखर जाता है। तो जैसे अरे हीरा हीरा जमीन में दबा हुआ है तब तक वो काला है, लेकिन जैसे ही वो असली हकदार के पास पहुंच जाता है वो निखर जाता है। वैसे ही आपके पास कोई विषय आ गया ना तो वो निखर गया, समझिए। बहुत खूबसूरत आप पढ़ रहे हैं, और क्या क्या इसमें उम्मीदी है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हम चमन में गए बरहा लेकिन हम चमन में गए बरहा लेकिन कभी खिज़ां से पहले कभी बहार के बाद। तो ऐसे मौसम आएंगे और क्या जाएंगे, बात है, क्या लेकिन बात है। ऐसी उम्मीदों भरे अगर इतिहासकार आएंगे तो ऐसे कोरोना घड़े आएंगे और घड़े जाएंगे। आज आज दरअसल रूही जी ने मुझे याद दिलाया कि मातृभाषा दिवस भी है, तो मैं राजस्थान की हूँ, तो ये घड़ा घड़ा उठे से ही आ गया। तो अरे इधर क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। जी जी। तो मैं कई बार बस क्या होता है कि कुछ अजीब माफ से कीजिए। स्लैंग लैंग्वेज यूज कर लेता हूँ, लाइक कि फालतू जो चीज है वो अपने आप में फालतू होता है। लेकिन मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी, अगर आप बोलेंगे तो मैं सुनाता हूँ कि बेशक। स्लैंग लैंग्वेज मैंने कैसी यूज की है। थोड़ा सा शायद साहित्य के हिसाब से वो सही ना हो, लेकिन वो मेरे मेरे इमोशंस उस पे जुड़े हैं। मैं कई बार जब मैं मानता हूँ कि जब मैं नापने लग जाता हूँ, मापने लग जाता हूँ, तो मेरे भाव किनारे हो जाते हैं, और जब मैं भाव को तरजीह देने लगता हूँ तो मापनी चली जाती है। इसलिए मैंने सब चीज को छोड़ रखा है, अपने अपने अपनी जगह पे छोड़ रखा है। मेरा जैसा मन करता है, मैं जो कहना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ। तो मैं कहने जा रहा था कि बहुत बहुत उम्दा लाइन है कि अ, मैं ये मैंने जो इतनी लंबी बात खींच दी ना, तो मेरा जो बैक ऑफ माइंड था कि वो कहीं और चला गया। और आप कुछ और बोल रहे थे, मैं हो सकता है कि कुछ कर सकूं। होता है अक्सर। जी, दरअसल आज मेरे साथ चूंकि होता है। रूही जी ने सर, वो कहते हैं ना, जो कलाकार क्रिएटिव लोग होते हैं ना, वो अक्सर उलझे रहते हैं। तो जो क्रिएटिविटी आप में है ना, तो आपको एक सेकंड में वो अमेरिका ले जाती है, एक सेकंड में यहाँ पे दक्षिण में ले आती है। तो हाँ, वो इस तरह बहुत से बहुत तो बहुत ज्यादा आप दिक्कत जैसे होती है। कलाकार बहुत विरले मिलते हैं, इसलिए ये हाँ, अबे आपका तो ये भी जो अंदाज होता स्लैंग है। लैंग्वेज, थैंक यू, आपने दिला दिया। स्लैंग लैंग्वेज पे बात हो रही थी, घने आपने इस्तेमाल किया। तो मैंने घने के ऊपर लिखा, मैं कुछ भी कर देता हूँ। तो अबे साले बेफालतू की बातें करता है। अब बेफालतू क्या हो गया? हम हमेशा यूज करते हैं बेफालतू की बात मत करिए, लेकिन ये ग्रामेटिकल एरर है। तो फालतू है जहां पे फिर बेफालतू का यूज करना मतलब अपने आप में। तो मेरे कहने का मतलब ये और गिरे से गिरा। मतलब क्यों? तो अबे साले बेफालतू की बातें करता है, तू आज भी इश्क की बातें करता है। अबे साले बेफालतू की बातें करता है, तू आज भी इश्क की बातें करता है। अब जब सब जिस्म पर ही आकर गया है ठहर। अब जब सब जिस्म पर ही आकर गया है ठहर, और एक तू है जो रूहानी बात करता है। अबे साले बेफालतू की बातें करता है।
तो ये लाइन याद आ गई थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ बाँटता चलूँ। तो बहुत खूब। कुछ कुछ ना आपकी शख्सियत में रुचि सी आती जा रही है, मुझे लगता है मेरे दर्शक भी इस कार्यक्रम से जो भी जुड़े हैं, तो हम जानना चाहेंगे ये जो फिल्म का दौर है और ये जो आपका लिखना है, ये कैसे एक तरह से एक दूसरे से इनका क्या राब्ता है, ये जानना चाहते हैं। ये बड़ा ही मतलब मैं जब 16-17 वर्ष का रहा होऊंगा, तो मैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में म्यूजिक सीखने चला गया, और फिर वहां से मुझे लत लग गई कि मुझे बॉम्बे जाना है। और मैं एक छोटे से फैमिली में टीचर की फैमिली से बिलोंग करता रहा हूँ, तो मतलब ऐसा था कि मेरा जाना ख्वाबो ख्यालों सी बात थी कि यार चले जाना है। और अच्छा, ये सिर्फ मेरे दिमाग में चलती थी, मैं किसी से शेयर भी नहीं करता था, और मुझे जाना है। तो फिर मैंने जाने से पहले मैंने अपने 2 दोस्तों को किनारे में लिया और मैंने उनसे बताया, यार मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, और मैं वहाँ पे स्ट्रगल करना चाहता हूँ। तो पागल हो गया है, कहता है, यहीं बजा रियाज़ कर और जो भी नौकरी-चाकरी मिल जाएगी कर ले। तो मैंने कहा नहीं यार, लेकिन मेरे को जाना है। लेकिन कैसे जाएगा? अब आप सोचिएगा, एक ऐसा आदमी जिसको ट्रेन का भी नॉलेज नहीं था उस समय, है ना? तो मतलब ट्रेन का बारे में पता था, लेकिन ट्रेन कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कौन से स्टेशन में रहता है। अब मुंबई में आपको 4-4 5-5 स्टेशन होते हैं जहाँ पे आपका डेस्टिनेशन जाकर रुकता है। अब मेरे को पता ही नहीं है कि मेरे को जाना कहाँ है, मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ, लेकिन मेरे को जाना है, इस बात की श्योरिटी थी मेरे मन में। तो कहता कब जाना चाहता है यार? तो मैंने कहा यार 2-3 दिन के बाद निकल जाऊँगा कह के। क्या बात कर रहे हैं यार, मतलब ऐसे ऐसे कैसे थोड़ी मैंने कहा यार मुझे इस कैंपस में अब मजा नहीं आ रहा। तकरीबन 4 साल हो गए थे कैंपस में मुझे। यार मुझे मजा नहीं आ रहा। पापा को मजा आएगा, फिर तेरे को इतने इतने देंगे ना तेरे को, तो फिर तुमको तब मजा आएगा, इतने जूते पड़ेंगे तुमको। मैंने कहा भाई साहब, अब चाहे जूते पड़े चाहे कुछ हो यार, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन तू करना क्या चाहता है? मैंने कहा अभी ये कुछ मत पूछ कि मैं करना क्या चाहता हूँ, मुझे जाना है तो मुझे उस जगह तक ले चल। तो यहाँ से खैरागढ़ जो यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है राजनांदगांव। तो उन्होंने कहा चलो हम तुमको कम से कम वहां तक छोड़ देते हैं। तो हमारे दोस्तों ने हमको हमारे साथ हमको ले गए, और स्टेशन में छोड़ टिकट टिकट कट रहे, चलती ट्रेन की टिकट कटी है ना, मजे की बात है। तो उन्होंने हमको बिठाल दिया और गीतांजलि एक्सप्रेस में बिठाल दिया सुबह 6 बजे। अब हमें कहाँ पता था कि वो कमबख्त हमको एसी में डाल दिए हैं, है ना? हाँ, तो हमें ना एसी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ना थर्ड क्लास, कुछ नहीं पता था, लेकिन चलो डाल दिए हैं। अब 150-200 किलोमीटर जाने के बाद टीटी साहब की एंट्री होती है और उन्हें भैया टिकट दिखाओ, तो हमने भी निकाला, चलती टिकट दिखा दिया उनको। कह रही है तुम यहाँ कैसे बैठ गए, तुमको तो कहीं और किसी और पीछे जमाने में बैठना था कह के। तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा ऊपर से नीचे। आप यकीन मानिएगा कि मेरे पास इतनी मामूल भी नहीं थे, इतनी बातें भी नहीं थी कि मैं उनसे कुछ कर पाता। तो उन्होंने बताया, टिकट काटा उन्होंने, और जितने मेरी जेब में थे वो सब ले लिए। मतलब इतना बन गया था बिल, माता रानी की दया से अच्छा था। और अब श्रीवास्तव जी के पास कुछ नहीं था, मतलब एकदम जेब हुई खाली, बैंक बैलेंस हुआ नील। बेवफा तेरे प्यार में भरता रहा बिल वाली बात मेरी जीवन में घट गई। कह रही है बात बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं बताना चाहता हूँ मैं मुंबई बिना पैसे के गया था, और वहां जाने के बाद तारतम्य जुड़ते गए, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया।
और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे साहिर लुधियानवी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, गुलजार साहब को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है कि 116 चांद की रातें और एक तुम्हारे कांधे का तिल। तो ये अपने आप में ये ब्रॉड सोचना मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया। तो जब ये गुलजार साहब ने बोला कि 116 चांद की रातें और एक तुम्हारे कांधे का तिल, अब मेरे दिमाग में चूल पैदा हो गई कि भैया तुम क्या लिखते हो? तो मैं कुछ लिखा हूं तो आप लोगों से शेयर करता हूँ। सुनिएगा, बहुत अच्छा थॉट है। बहुत स्वागत है। सौ सुबह, आप इमेजिन कीजिए 100 सुबह एक समय एक वक्त में निकल रही है ना। 100 सुबह रंग सुनहरा, 100 सुबह रंग सुनहरा, 100 चांद एक तेरा चेहरा, 100 सुबह रंग सुनहरा, 100 चांद एक तेरा चेहरा, धड़कता सीने में ये जो दिल तेरा, धड़कता सीने में ये जो दिल तेरा है 100% सोना खरा, सोना खरा। 100 सुबह रंग सुनहरा, 100 चांद एक तेरा चेहरा, दो आंखें दो जहां हो जैसे, दो पलकें निगहबानों जैसे। अब मैंने आपकी ये दो आंखों को मैंने एक डिफरेंट लेवल पे, तो गुलजार साहब ने मेरे इतने ज्यादा लगा रखे ना जीवन में, तो वो जब भी पढ़ता हूँ तो मैंने फिर इनको बंद लिखना, मतलब पढ़ना ही बंद कर दिया। अब हालात ऐसे हैं कि जब कभी पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में ना छेद होने लगते हैं, तो मैंने इनको खैर। दो आंखें दो जहां हो जैसे, दो पलकें निगहबानों जैसे, नाजुक लब जाम के प्याले आज मुझ पे मेहरबान हो जैसे, मेहरबान हो जैसे। 100 सुबह रंग सुनहरा, 100 चांद एक तेरा चेहरा। आय हाय, क्या बात है, क्या बात है। अब हमें आदरणीय ये भी बता दीजिए कि हम इनको जो ये आपके गुलजार साहब ने आपके छेद किए ना, छेद कर रही है, अब ये छेद कर रही है। हमारे जी जी जी। अब हमारे ये पूरे मतलब क्या कहना चाहिए, पैन और हाथ सब में छेद हो गए हैं कि अब तो सीखना ही यहीं से पड़ेगा। अब क्या किया जाए, तो हम आपको कहाँ सुने, कैसे सुने, ये हमें बताइएगा, क्योंकि फिर तो ये बस चिंगारी छोड़ के आप चले जाएंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हमें पूरी आग लगानी है सुनकर। तो अरे हमें बहुत ज़रूर बहुत बताएं हम बहुत कहाँ बहुत कहाँ अच्छा। सुने क्या हो आपको और कैसे सुने। यहाँ पे ना बहुत तेज आवाज आ रही है साउंड की। जो अभी आज किसी की घर आबादी है, वो जानता नहीं कि बर्बादी है लेकिन अभी उसको कि आप शिफ्ट हो जाइए, मैडम के साथ शिफ्ट हो जाइए, फिर विद इन इनके निकलते ही फिर मैं उससे मेरे ख्याल से आपका ये जो हेडफोन ईयर प्लग लगा हुआ है, इससे भी कई बार आती है, क्योंकि जब दो लोगों का माइक ऑन है तब ये आवाज़ गूंजने की प्रक्रिया होती है, लेकिन अभी हम दोनों ने बंद किए हैं तब भी क्या आपको सुनाई दे रही है? नहीं नहीं, जो जो बैंड बाजा का जो वो है ना साउंड बाहर से, अच्छा आपको सुनाई दे रहा है क्या? ऐसा कुछ शोर शराबा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, मैं ऐसे एक दो ग्रुप हैं जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ और लिखता रहता हूँ, और मेरे मेरे अपने पेजेस हैं। नीरज श्रीवास्तव 77, नीर 77 ये मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम का। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ करता रहता हूँ, और मेरा एक खुद का
पेज है, व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है पोएट्री कैफे इंडिया। तो इसमें काफ़ी लोग जुड़े होते हैं और काफ़ी लोग अपनी बातें कर रहे होते हैं। उल-जलूल वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, जो मतलब है ना, कहीं का कहीं शुरू करते हैं और कहाँ से शुरू कर देते हैं। कल मेरी एक मोहतरमा से बात हो रही थी, मुंबई से थी, तो उन्होंने कहा, नीरज लोग मेरी बातों को नहीं समझ पाते हैं, मैं नहीं समझ पाते हैं, और वो इतना अलग तरह से लिखती हैं, उनकी लेखनी में एक अलग रंग भरे होते हैं। तो मैंने कहा, तुम जिस दिन दूसरों के लिए लिखना शुरू कर दोगी, उस दिन तुम्हारा खात्मा तय है। मैंने कहा, तुम जिस दिन अपने ही लिए लिखोगी, उस दिन से तुम बनोगी, मैंने कहा। तो उन्होंने कहा कि नीरज, आपने एकदम डिफरेंट तरीके से मेरे को ये बात कह दी, क्योंकि जब मैं ये सोचने लग जाऊंगी कि सामने वाला मेरी कविता को सुनकर क्या कहेगा, तो वहां पे पूरे 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 नियम कायदे टूट जाते हैं। मतलब सामने वालों पे आपने छोड़ रखा है कि आप मुझे तय करें कि आप बहुत अच्छा है या आप बहुत गंदे हैं। क्यों भाई, मैं क्यों सामने वालों को दूंगा? क्योंकि ऐसे तो ज़हनियत और बहुत ज़हीन महीन किस्म के लोग, आप मानिए, ये रीमा जी का ये जो पेज है, बहुत कम मैं ऐसे पेजेस देखता हूं जो इतने सलाहियत वाले ज़हीन महीन लोग, जानकार लोग बैठते हैं। कई बार बहुत दिक्कतें होती हैं, ऐसा नहीं कि हर बार कोई समझे, वो जरूरी नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है कि नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, मगर नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, मगर तेरी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं। तो अब हमको वो सब बराबर परोस के तो नहीं दिया जाएगा, हमको खुद को जद्दोजहद, हमको खुद को लड़ाई करनी पड़ेगी, हमको खुद को अपनी चीजें कहनी पड़ेंगी। और मैं इसी पे बिलीव करता हूँ। और जहां भी मैंने, जो आप लोगों से मैंने मतलब बांटा है, अपनी चीजों को बांटा है, आप लोग रीमा जी से लेके सब बड़े बड़े लोग, जितने भी ज़हीन महीन लोग हैं, आप आदरणीय सभी लोग जुड़े। ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी होगी कि आप जैसे लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, अपने आप में बहुत मजा आएगा। और बिल्कुल, मैं क्योंकि ये अधूरी सी ख्वाहिश है जो अब तभी पूरी होगी जब आपके हम पेजेस पे जुड़ जाएंगे। ये बहुत हमारी खुशनसीबी है कि हम आपको सुन पाएंगे। और ऐसे ना उलूल जुलूल लोग मुझे भी बहुत पसंद आते हैं। ऐसे अरे क्या सीधे बात, साधे और इंटेलिजेंट लोगों में हमारा चल नहीं पाता है, इतना दम नहीं घुटता भेजा है है मेरा, भगवान ने। हाँ, दम तो घुटता है। आपकी ये बात बहुत खूबसूरत है, और इस साहित्य पथ के पेज से मैं इस बात को आपके माध्यम से पुनः रिपीट करना चाहूँगी, पुनः कहना चाहूँगी कि अपने लिए लिखो। ये आज मैंने भी बहुत बड़ी बात सीखी है कि अपने लिए लिखो। बहुत खूबसूरत सर, धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि ये ऐसी जो शिक्षा होती है ना, एक्चुअली वो हर कोई नहीं बताता है। तो बहुत आप खूबसूरत, बहुत सिर्फ माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा कर रही है। और आपकी आवाज जब पढ़ के कानों में आ रही है, तो बहुत अच्छी, एकदम आप ये सुमधुर आवाज जो बोलते हैं, वो सुन के और माहौल बनता है। और अच्छे तरीके से जब चीजें सामने आती हैं, तो आप सभी लोग अग्री करेंगे मुझे कि बहुत जरूरी है वो होस्ट का होना जो माहौल को और ज्यादा गर्म कर दे, वो लेवल पे ले आए जहां पर आपको कहने में मजा आ जाए। और तब जब मुझे कहने में मजा तब आएगा जब आप मुझे उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, और तब जाके दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिलता है, फिर सुनने वालों को, श्रोताओं को, तब जाके मजा आता है। तो ये जो चैन है, वो बहुत 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 बधाई, शुभकामनाएं। आप जीवन आपका तरक्की से गुजरे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ये इससे बड़ा अवार्ड मुझे क्या मिलेगा सर। थैंक यू सो मच। और ये रीमा जी को इसके लिए बहुत धन्यवाद जाता है कि ऐसे कलाकारों को यहाँ पर लाते हैं जिनसे हम जो रास्ते के कंकड़ पत्थर होते हैं ना, वो एक हीरे की दुकान में पहुँच जाते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। पहले मंजिल का तयन कीजिए, पहले मंजिल का तयन्नुन कीजिए, रास्ते तो खुद ब खुद मिल जाया करते हैं। तो वही बात है। तो हम ऐसे रास्ते तो हमें मिल ही जाते हैं, लेकिन मंजिल जब ऐसी शख्सियत पे आके टिकती है, तो बेशक रास्ता खुद ब खुद निकल के आता है। और निश्चित रूप से आज मैं
पूरा 100% नहीं कह सकती, लेकिन 99.9% कहती हूँ कि जितने श्रोता जुड़े होंगे बेशक आपको सुनना चाहेंगे और जुड़ना चाहेंगे। और इस बात से रूही जी का जो लेखन है वो कम नहीं हो जाता है। रूही जी आप हम बहुत खुश नसीब हैं कि आज सर के साथ हम जुड़े हैं और बहुत खूबसूरत आप लिखती है सर। यदि आप थोड़ा बहुत भी सुन पाए हों तो रूही जी ने बहुत खूबसूरत लिखा है। इतने उत्कृष्ट शब्द इनके हैं, इनकी शब्दावली जो है वो बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत शब्दों का आप चयन करती हैं और उसे जिस कशिश में कहती हैं, तो यकीन मानिए सर को सुनने से पहले मैं आपकी जो वाचन शैली है उस पर कायल हो गई थी। और सर तो चूँकि एक निखरे हुए हैं तो जाहिर सी बात है आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। लेकिन आज का दिन बन गया, यूँ मानिए कि आप दोनों को सुनना हमारी खुशनसीबी थी। बहुत खूबसूरत। एक बात कहना चाहूँगा, इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। रूही जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आप तरन्नुम में बहुत प्यारा बोलते हैं, क्योंकि तरन्नुम में कहना, क्योंकि आपको हर चीज़ मीटर पे आके कहनी होती है ना? और आपने इतने खूबसूरती से आपको पता नहीं है कि मैं आपको सुन रहा था। ये अलग बात है कि मेरे में गोला-गोला चल रहा था, ऐसे चल रहा था, है ना? लेकिन मैं तो आप लोगों को सुन पा रहा था, तो मेरे को बहुत खिन्नता हो रही थी उस वक़्त जब मैं आपको नहीं देख पा रहा था और मैं जब आपको सुन नहीं पा रहा। मतलब आपकी बातों को मैं, क्योंकि जब तक मैं देखूँगा नहीं तो और मज़ा आता है। देखने के बाद वो चीज़ें और निखर के सामने आती हैं। तो मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई और अच्छा जीवन में आप बढ़ती जाएँ और हम अक्सर कि कहीं-कहीं किसी न किसी मंच पर एक-दूसरे से टकराते रहें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और आपको शुभकामनाएँ भविष्य के लिए। जी, इसी बात पे कहना चाहिए आमीन। आमीन, सुम्मा आमीन। जी, बहुत खूबसूरत। चूँकि समय की अपनी सीमा है, इसलिए आज का कार्यक्रम समय से कुछ देर हमने जद्दोजहद कर लिया है, लेकिन इससे आगे सीमाओं में रहकर, यदि मर्यादा में रहकर काम किया जाए तो वो खूबसूरत होता है। मर्यादा तोड़ने पर वो काम ही दाग लगा देता है। तो निसंदेह हम फिर से मिलेंगे। इस पटल पे एकल काव्य पाठ भी होता है, तो निश्चित रूप से नीरज जी और रूही जी को हम एकल काव्य पाठ के लिए पूरा एक घंटा से कहना चाहिए और हम पूर्णतया इनको चाहेंगे, क्योंकि ये साहित्य पथ है और यहाँ पर साहित्य के साथ साथ आप अपने जीवन को निकालते हैं, अपने अंदर के उस व्यक्तित्व को निकालते हैं जो आपका वास्तविक स्वरूप है। और इसी के साथ आज की इस शाम को यादगार शाम के रूप में मैं आपके साथ जोड़ना चाहूँगी और निश्चित रूप से हम मिलेंगे दोबारा। और बहुत खूबसूरत आपका प्रदर्शन रहा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही धन्यवाद देती हूँ हमारे साथ जुड़े उन सभी दर्शकों का जिन्होंने अपने इतने उत्कृष्ट उत्साहवर्धन वाले जो शब्द हैं वो हमारे लिए कहे, इस कार्यक्रम के लिए, हमारे कवि, हमारे पथिकों के लिए कहे गए। तो ये बहुत आवश्यक है जीवन जीने के लिए। तो जो कहते हैं ना कि मुझे शेर याद नहीं रहा है, जब इतने बड़े कलाकार आ जाते हैं तो ज़बान फिसलने लगती है, लेकिन जो बात जी बिल्कुल निशब्द हो चुके हैं। तो जब ऐसे कह के ना मैं नहीं ऐसे कह के ना मैं बहुत हल्का महसूस करने लगा हूँ। आपको पता नहीं है कि आपने मेरी तो खूबियां देख ली, आप दोनों ने, है ना? लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैंने आप लोगों की खूबियां देखी हुई हैं। ये अलग बात है कि मैं, क्योंकि एज ए गेस्ट आया हूं तो मैं बहुत ज्यादा आप लोगों के विषय में बात नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन कभी बैठूंगा और मुझे वो पद मिलेगा तो डेफिनेटली आप देखिएगा कि आप लोग मेरे नजरों में क्या निखर के आए हैं, क्या है आपका वजूद, वो आपको दोनों को पता चलेगा। जी वो कहना चाहिए कि हाल ऐसा हो गया है कि मुझको इतनी पिला दी है साकी, मुझको इतनी पिला दी है साकी, तौबा करनी मुहाल हो जाए, माफ़ी चाहती हूँ। देखिए शब्द कर रहे हैं, तो आज वही हाल हो रहा है कि आपकी ये जो इतनी सी जाम भरी जो शब्द थे
इसमें तो हमारा तौबा करना मुहाल कर दिया है, तो हम निश्चित रूप से एकल काव्य पाठ में रीमा जी के माध्यम से आदरणीय सर को और रूही जी को सुनना चाहेंगे। और बहुत खूबसूरत यादगार शाम के लिए आप सबको इस अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों का। जी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।